मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थैतिक, तुलनात्मक स्थैतिक और प्रावेगिक विश्लेषण के बारे में। सबसे पहले हम बात करें स्थैतिक विश्लेषण के बारे में। स्थैतिक विश्लेषण समय रहित होता है तथा कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चलता है। स्थैतिक विश्लेषण में विभिन्न चल राशियों के मूल्यों में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वे एक ही समय बिंदु या एक ही समय अवधि से संबंधित होते हैं। इसीलिए स्थैतिक विश्लेषण को समय रहित विश्लेषण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बाजार मांग वक्र व बाजार पूर्ति वक्र के परस्पर कटाव से एक वस्तु की संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। तो यहाँ स्थैतिक संतुलन की जब से हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो उसमें सबसे पहले कहा गया है कि इसमें कुछ बातों को, कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चलते हैं हम। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा है कि जब कीमत का निर्धारण होता है तो साम्य कीमत के निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति वक्र दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ साम्य कीमत का निर्धारण होता है। तो जो मांग वक्र है वहाँ हम कुछ बातों को दिया हुआ मानकर चलते हैं। जैसे मांग के नियम में इसकी व्याख्या की गई है कि अन्य बातों के समान रहने पर कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम या उल्टा संबंध पाया जाता है। जैसे यहाँ मांग को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न तत्व हैं, जैसे जनसंख्या का आकार है, आय है, रुचि है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं आदि को हम स्थिर मान लेते हैं। उसी तरीके से जब हम पूर्ति वक्र बनाते हैं या पूर्ति के नियम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी पूर्ति कीमत के अलावा स्वयं एक्स वस्तु की जो कीमत है उसके अलावा जो अन्य घटक हैं उनको स्थिर मान लिया जाता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता या पूर्ति, जनसंख्या, पूंजी है, तकनीक है आदि बातों को स्थिर मान लिया जाता है। तो स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत कुछ जो तत्व हैं उनको हम दिया हुआ मानकर चलते हैं और जो साम्य है, जो संतुलन है, एक समय बिंदु या समय अवधि से संबंधित होता है। यह संतुलन एक स्थिर किस्म का संतुलन होता है। यदि इसमें कोई हलचल पैदा होती है तो यह पुनः अपने आप स्थापित होने का प्रयास करता है। यानी कि जो साम्य होता है, जैसे मांग और पूर्ति के कटाव बिंदु से जो साम्य स्थापित होता है, जो साम्य कीमत निर्धारित होती है, वो साम्य यदि कहीं बदलता है, उसमें परिवर्तन आता है तो पुनः वो साम्य अपने आप वापस प्राप्त होने का प्रयास करता है। इसको हम स्थैतिक संतुलन कहते हैं। जैसे कीमत में यदि परिवर्तन होता है, कीमत बढ़ती है तो बढ़ी हुई कीमत पर मांग में कमी आएगी, वह पूर्ति बढ़ाई जाएगी। पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में गिरने की प्रवृत्ति लागू होगी तथा मांग में भी कुछ वृद्धि होगी। जैसे यहाँ जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें जो डी और एस वक्र हैं उनके माध्यम से साम्य कीमत ओपी निर्धारित होती है। कहा गया है कि यदि कीमत मान लीजिएगा बढ़कर OP1 हो जाती है तो OP1 कीमत यदि बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में जो मांग है उसमें संकुचन की प्रवृत्ति होगी, कम होने की, और पूर्ति में जो पूर्ति है उसमें वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी। स्थैतिक बढ़ी हुई कीमत पर कहा है कि मांग में कमी आएगी और पूर्ति बढ़ाई जाएगी। पूर्ति बढ़ेगी, जब पूर्ति में वृद्धि होगी तो कीमत में गिरने की प्रवृत्ति लागू होगी तथा मांग में भी कुछ वृद्धि होगी। तो वापस जो संतुलन है वो वहीं OP कीमत पर निर्धारित हो जाएगा। उसी तरीके से यदि मान लें कि कीमत में यदि कहीं कमी आती है, ये संतुलन भंग होता है, तो वापस वही OP कीमत पर ये जाने की प्रवृत्ति होगी। कहने का मतलब ये है कि स्थैतिक किस्म का जो संतुलन है
वो यदि एक बार भंग हो जाता है तो वापस वहीं आने की प्रवृत्ति होती है। स्थैतिक विश्लेषण सरल होता है। उपयोगिता हास नियम, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत व केन्स के राष्ट्रीय आय के निर्धारण का विश्लेषण भी इसी के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसकी सहायता से अर्थशास्त्र में भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण की। इसमें हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं और उनकी परस्पर तुलना करते हैं। यह स्थैतिक विश्लेषण व प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था होती है। इसमें एक तत्व के परिवर्तन पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह स्थैतिक तो इसलिए है कि इसमें समय तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, और तुलनात्मक इसलिए है कि इसमें दो संतुलन दशाओं की तुलना की जाती है। जैसे यहाँ जब हम तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण की बात करते हैं तो कहा है कि इसमें हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं और दोनों की परस्पर तुलना कर सकते हैं। जैसे गुणक में विनियोग में वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि हुई, ये जब विनियोग में परिवर्तन होता है तो हम जो राष्ट्रीय आय है उसका जो संतुलन है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है, यानी कि आय में परिवर्तन हो जाता है। तो हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन की तुलना करते हैं। यहाँ इसमें जो कमी बताई गई है वो ये है कि स्थैतिक विश्लेषण की भांति तुलनात्मक विश्लेषण भी आर्थिक उतार चढ़ाव व आर्थिक प्रगति के अध्ययन में सहायता नहीं कर सकता। यह परिवर्तन के मार्ग का अध्ययन नहीं करता, जो बहुत आवश्यक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रायोगिक विश्लेषण की। प्रायोगिक अर्थशास्त्र में आधारभूत तत्व जैसे जनसंख्या का आकार व योजना, प्राकृतिक साधनों की मात्रा, उपभोक्ता वर्ग की रुचि, तकनीकी ज्ञान आदि बदले जा सकते हैं। यानी कि प्रायोगिक विश्लेषण जो है जिसमें दीर्घकाल से संबंध है इसका जहाँ तक, और इसमें जो जिन घटकों को हम अल्पकाल में स्थिर मान लेते हैं वो सब के सब यहाँ परिवर्तनशील है। जनसंख्या का आकार, योग्यता, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा, उपभोक्ता की रुचि, तकनीकी ज्ञान आदि बदले जा सकते हैं, और इन परिवर्तनों के प्रभाव उत्पत्ति के परिवर्तन की दर पर देखे जाते हैं, और यह परिवर्तन के मार्ग का अध्ययन करता है। यानी कि प्रायोगिक विश्लेषण की खास बात यह है कि एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर हम जाते हैं तो जो परिवर्तन का जो पथ है उस परिवर्तन के पथ का अध्ययन यहाँ प्रायोगिक विश्लेषण में किया जाता है। तो हमने ये तीन जो संतुलन हैं, स्थैतिक, तुलनात्मक स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण, इनको संक्षेप में हम ये बता सकते हैं कि स्थैतिक विश्लेषण समय रहित होता है। किसी विशिष्ट बिंदु पर जो साम्य होता है वो स्थैतिक साम्य है। यदि उसमें बदलाव आता है तो पुनः वहीं आने का प्रयास होता है उस साम्य बिंदु पर। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण में हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं, पहुंचते हैं, और दोनों संतुलनों की परस्पर तुलना कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन के मार्ग या परिवर्तन के पथ पर विचार नहीं किया जाता। जबकि प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत हम एक साम्य से दूसरे साम्य पर पहुंचते हैं, और एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों का अध्ययन प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत
किया जाता है। जैसे गुणक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्थैतिक और प्रावेगिक गुणक। तो प्रावेगिक गुणक में हमें ये पता चलता है कि जब विनियोग में परिवर्तन होता है तो किस तरीके से राष्ट्रीय आय में इतना परिवर्तन होता है। परिवर्तन के मार्ग, परिवर्तन के पथ की पूरी जानकारी प्रावेगिक विश्लेषण के अंतर्गत प्राप्त होती है।